क्या आपने कभी सोचा है, जहाँ पर आप रोज सोते हैं, वहाँ आपसे पहले कौन रहता था? उस जमीन के नीचे क्या दफन है? आज की कहानी एक ऐसे गर्ल्स हॉस्टल की है, जिसे बाहर से देखकर लगता था कि वहाँ केवल मासूम बच्चे रहते होंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था, उस बिल्डिंग के बुनियाद के नीचे एक ऐसी भूख दफन है, जो इंसानी जिस्म नहीं, बल्कि मासूम बच्चियों की रूह खाती थी। अगर आप अकेले हैं और आपके कमरे की लाइट बंद है, तो आप आसपास देख लीजिए, क्योंकि इस कहानी के खत्म होने तक आपको अपने कमरे के किसी कोने से छोटी बच्ची के हंसने की आवाज आ सकती है। बात करीब 5 साल पहले की है। स्कूल मैनेजमेंट ने फैसला किया था कि गर्ल्स हॉस्टल को रेनोवेट किया जाएगा। पुराना हॉस्टल छोटा पड़ रहा था और नई आने वाली लड़कियों के लिए जगह कम पड़ रही थी। तय हुआ कि उसी बिल्डिंग से लगकर एक बड़ा और आलीशान हिस्सा बनाया जाएगा। दिन में वहाँ मजदूरों की आवाजें, ईंट पत्थर गिरने का शोर और सीमेंट की धूल उड़ा करती थी। लेकिन स्कूल और हॉस्टल दोनों साथ में चालू थे। लड़कियां अपने पुराने रूम में रहती थी और ठीक उनके बगल में एक नई इमारत खड़ी हो रही थी। एक ऐसी इमारत जिसका आकार तो बन रहा था, लेकिन उसमें जान किसी और की बसने लगी थी। जैसे ही सूरज ढलता और मजदूर वहां से चले जाते, उस आधी बनी हुई बिल्डिंग का माहौल पूरी तरह बदल जाता। रात के सन्नाटे में जब सारी लड़कियां अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करती, तब उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती थी। कभी ऐसा लगता था जैसे ईंटों पर किसी के नंगे पैर चलने की आवाज आ रही हो, कभी हल्के से रोने की आवाज। सबसे डरावना तो तब होता जब आधी रात को कुछ लड़कियों की नींद खुलती थी और उन्हें उस आधी बनी हुई इमारत की खिड़कियों में, जहां अभी ठीक से चौखट भी नहीं लगी थी, वहां छोटी छोटी बच्चियां खड़ी दिखती थी। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था, वो बस एकटक उन लड़कियों के कमरे की तरफ देखते रहती थी। हॉस्टल में डर का माहौल बनने लगा था। बच्चों ने वार्डन और टीचर से शिकायत की, लेकिन मैनेजमेंट का वही रवैया। उन्होंने उसे बच्चों की शैतानी या फिर बच्चों का वहम समझकर इग्नोर कर दिया और बच्चों से बस यही कहा कि ऐसे ही बन रही बिल्डिंग में हवा की आवाज आती होगी, तुम लोग बस पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन शिकायतें कम होने की जगह बढ़ने लगी। डर इतना बढ़ गया था कि लड़कियों ने रात में वॉशरूम जाना बंद कर दिया। आखिरकार पेरेंट्स का प्रेशर और बच्चों की जिद के आगे मैनेजमेंट को झुकना पड़ा। फैसला हुआ कि बिल्डिंग के उद्घाटन से पहले वहां एक बड़ी पूजा और हवन करवाया जाएगा, ताकि सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। हवन का आयोजन उसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बीचों बीच किया गया। रात का वक्त था, आग की लपटें उठ रही थी और पंडित जी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। सारी लड़कियां और टीचर्स वहां मौजूद थे। माहौल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति होती है। पूजा अपने आखिरी चरण पर थी। पंडित जी ने हवन कुंड में आखिरी आहुति डालते हुए स्वाहा बोलने ही वाले थे कि तभी उस पूरी तरह से बंद खाली बिल्डिंग के सबसे अंधेरे कोने से एक ऐसी चीख गूंजी थी, जिसने वहां खड़े हर एक इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। वो किसी औरत की आवाज थी। आवाज में इतना दर्द, इतना गुस्सा और इतनी तड़प थी कि सुनने वालों के कान सुन्न पड़ गए। और उस चीख के बीच से एक भारी कांपते हुए आवाज ने एक ऐसी बात कही जो वहां मौजूद हर एक इंसान की रूह तक उतर गई। मैं शांत नहीं हुई हूँ, मैं आऊंगी, हर 5 साल में मैं वापस आऊंगी। उस आवाज के बाद वहां एकदम से सन्नाटा पसर गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां एक सेकंड भी और रुका जाए। पूजा खत्म हो गई। हैरानी की बात तो यह हुई कि सच में उस पूजा के बाद से कोई भी आवाजें नहीं आई। किसी को कोई बच्ची नहीं दिखी और ना ही किसी की चीखने की आवाजें आई। महीनों बाद वो नया गर्ल्स हॉस्टल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और वक्त के साथ लोग उस रात की चीख को भूलने लगे। साल बीतते गए, 1, 2, 3, 4 और फिर आया वो 5वां साल। वो साल जब उस औरत का वादा पूरा होने वाला था। 5वें साल के स्टार्टिंग में हॉस्टल में नए एडमिशन्स हुए। इन्हीं नई बच्चियों में एक बच्ची थी, 6th क्लास की रूहानी। रूहानी बहुत शांत रहने वाली बच्ची थी। उसे भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं था और वो दोस्तों में भी जल्दी घुल मिल नहीं पाती थी। हॉस्टल के नए माहौल में वो खुद को अकेला महसूस करती थी। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो बहुत आराम से गुजरे, बाकी सभी लड़कियों के लिए नॉर्मल थी। लेकिन
आपको याद है 5 साल पहले वो चीख कहाँ से आई थी? उस बिल्डिंग के जिस हिस्से से आवाज आई थी वहाँ हॉस्टल का कॉमन वॉशरूम एरिया बन चुका था। उस वॉशरूम के पीछे एक छोटी सी खाली जगह थी जहाँ आमतौर पर लड़कियां नहीं जाती थी क्योंकि वहाँ लाइट थोड़ी कम होती थी और हमेशा एक अजीब सी ठंडक रहती थी। पर रूहानी रूहानी को वही जगह सबसे ज्यादा पसंद आई। शाम होते ही जब बाकी लड़कियां ग्राउंड में या अपने कमरों में होती तो रूहानी धीरे से निकलकर उस वॉशरूम वाले एरिया के पीछे चली जाती। शुरू में सभी लड़कियों को लगा कि शायद उसे अकेला खेलना पसंद हो, नई बच्ची है, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन चीजें तब अजीब होने लगी जब कुछ दिन बाद रूहानी वहां अकेले नहीं खेल रही थी। वो अकेले नहीं थी क्योंकि अब वहां से उसके हंसने की और किसी और से बात करने की आवाजें आने लगी थी। आसपास से गुजरने वाली लड़कियों ने नोटिस किया कि रूहानी दीवार के पास बैठकर ऐसे बातें करती थी जैसे उसके सामने कोई बैठा हो। वो हंसते हुए उससे बातें किया करती थी। ये आवाजें पहले तो नॉर्मल लगी, बच्चों का एक काल्पनिक दोस्त होता ही है। लेकिन वो काल्पनिकता धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगी। पर चीजें तब और भी ज्यादा अजीब होने लगी जब बात दिन के उजाले के से निकलकर रात के अंधेरों तक पहुंच गई। 11th क्लास की कुछ लड़कियां जिन्हें रात में देर तक पढ़ने की आदत थी, उन्होंने एक अजीब सा पैटर्न नोटिस किया। रात के करीब 1 या 1:30 बजे जब पूरा हॉस्टल गहरी नींद में सोता था, उसी वॉशरूम वाले एरिया से लगातार 2 आवाजें आने लगी थी। एक आवाज तो रूहानी की थी जो अपनी उसी धीमी और प्यारी आवाज में कुछ कह रही थी। दूसरी आवाज किसी और की थी, एक बहुत ही खोखली, ठंडी और भरी हुई आवाज जिसके शब्द तो समझ नहीं आते थे, पर उसका टोन किसी भी इंसान को डरा देने के लिए काफी था। उन सीनियर लड़कियों में से एक का नाम था अंजलि। अंजलि और उसके 2 दोस्तों ने तय किया कि आज रात वो पता लगाएंगी कि आखिर उस अंधेरे वॉशरूम में रूहानी इतनी रात गए किससे बात करती है। रात के 2 बज रहे थे, पूरा हॉस्टल शांत था। अंजलि और उसकी दोस्तों ने दबे पांव कॉरिडोर क्रॉस किया। जैसे जैसे वो उस वॉशरूम एरिया के पास पहुंच रहे थे, वहां की हवा एकदम ठंडी होने लगी थी। उन्हें रूहानी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो मुस्कुरा कर कह रही थी कि नहीं, मैं वहां नहीं जा सकती, मुझे डांट पड़ेगी। अंजलि ने हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़कर देखा। कॉरिडोर के उस अंधेरे कोने में वॉशरूम के सिंक के पास रूहानी जमीन पर पालती मारकर बैठी थी। उसके सामने कोई नहीं था। अंजलि ने आगे बढ़कर रूहानी की कंधे पर हाथ रखा और कड़ी आवाज में पूछा, रूहानी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो और तुम किससे बातें कर रही थी? रूहानी ने पलटकर अंजलि को देखा। उसके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी आंखें एकदम शांत थी। रूहानी ने अपनी एक उंगली हवा में ठीक अपने सामने पॉइंट की और बहुत ही मासूमियत से बोली, मैं तो अपनी दोस्त के साथ खेल रही हूँ। देखो, ये छोटी बच्ची यहाँ अकेली थी, ये मेरी नई दोस्त बन गई। अंजलि और उसकी दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने रूहानी की उंगली की दिशा में देखा। वहां एक सीलन से भरी हुई दीवार थी, पर तभी अंजलि को ऐसा लगा कि जैसे उस दीवार के पास किसी ने बहुत ही जोर से ठंडी सांस छोड़ी हो। अगली ही सुबह ये बात पूरे हॉस्टल में आग की तरह फैल गई। रूहानी की नई दोस्त वाली बात ने सबके दिलों में डर का बीज बो दिया था। टीचर्स ने इस बात को सीरियसली लिया। उन्होंने रूहानी को समझाया और उसे उस एरिया में जाने से मना किया। टीचर्स ने उस पर लगातार नजर रखना शुरू कर दिया। सबको लगा था कि नजर रखने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उन्हें क्या पता था जिस पर नजर रखने की कोशिश कर रहे थे वो पिछले 5 साल से इनका ही इंतजार कर रही थी। हॉस्टल का एक रूल था कि रात में सोने से पहले अटेंडेंस ली जाती थी। एक रात सारी लड़कियां ग्राउंड फ्लोर पर बने एक बड़े से मेस के हॉल में जमा थी। हॉस्टल के बाकी सारे फ्लोर्स और रूम्स बिल्कुल खाली थे। वार्डन एक एक करके सबका नाम पुकार रही थी। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। तभी एक ऐसी आवाज आई जिसने मैस में खड़ी हर एक लड़की को अपनी जगह पर जमने पर मजबूर कर दिया। ये आवाज फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम से आई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत जोर से दरवाजा पटका हो।
वार्डन ने ऊपर देखने के लिए कदम आगे ही बढ़ाया था कि लगातार एक के बाद एक ऐसी आवाजें आने लगी, जैसे वॉशरूम के अंदर रखी सारी प्लास्टिक और लोहे की बाल्टियां को कोई उठा उठा कर जमीन पर पटक रहा हो। और अगले ही सेकंड हॉस्टल के सारे वॉशरूम के नल अपने आप फुल स्पीड में ऑन हो गए। पानी के बहने की आवाज, बाल्टियों की गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि मैस में खड़ी लड़कियां डर के मारे रोने लगी। जब सारी लड़कियां और टीचर्स एक साथ मैस में थे, कुछ लड़कियों ने रोते हुए शिकायत की कि उन्हें हॉस्टल की छत पर एक छोटी बच्ची और उसके ठीक पीछे एक लंबी डरावनी औरत की परछाई दिख रही है। उस रात के बाद से हॉस्टल की जिंदगी नर्क बन गई। कोई भी लड़की अकेले वॉशरूम नहीं जाती। सभी लड़कियां अब ग्रुप्स में रहने लगी थी, कमरों में लाइट्स जलाकर सोने लगी थी। और फिर वो दिन आया जिसने इस डर को खून में बदल दिया। कुछ दिन बाद फिर से रात के खाने के बाद मैच में अटेंडेंस चल रही थी। अंजलि वही सीनियर लड़की थी जिसने सबसे पहले रूहानी को पकड़ा था। वो वहीं खड़ी थी, वो छत की तरफ देख रही थी। बार बार डर के कारण उसकी नजर ऊपर जा रही थी। तभी बिना किसी वार्निंग के ऊपर की दीवार से एक भारी ईंट ठीक अंजलि के सर पर आकर गिर जाता है। अंजलि वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसके सर से खून निकलने लगा। उसे तुरंत मेडिकल रूम ले जाया गया। चोट ज्यादा गहरी तो नहीं थी, पर खून बहुत बह रहा था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी वो ये थी कि उस ईंट को किसी इंसान ने गलती से नहीं गिराया था। वो ईंट उस नए कंस्ट्रक्शन वाले हिस्से से आई थी जिसे बने हुए 5 साल गुजर चुके थे, और जहां अब कोई भी ईंट खुली हुई नहीं थी। बच्चों में अब आतंक इस कदर फैल चुका था कि अगले ही दिन डर के मारे उन्होंने वॉशरूम वाले, हॉलवे और अपने हॉस्टल की दीवारों पर मंत्र लिखना शुरू कर दिया। क्या एक श्राप इतनी आसानी से हार मानने वाला था कि जिसे 5 साल से मासूम बच्चियों की भूख थी, क्या वो इन मंत्रों से रुकने वाली थी? बिल्कुल नहीं। असली भयानक रात तो अभी आनी बाकी थी। किसी ने हनुमान चालीसा लिखी थी तो किसी ने गायत्री मंत्र लिखा था। दीवारों पर लिखे मंत्रों से शांति नहीं आई, बल्कि ऐसा लगा जैसे उस शक्ति को किसी ने चुनौती दे दी हो। आधी रात का वक्त था। पूरा हॉस्टल गहरी नींद में था। हवा बिल्कुल बंद थी। इतनी शांति थी कि अगर एक पत्ता भी गिर जाए तो आवाज पूरे हॉस्टल में गूंज जाती। तभी एक झटके में पूरे गर्ल्स हॉस्टल की लाइट चली गई। एकदम गुप्त अंधेरा, एक ऐसा अंधेरा जिसमें आपको अपना भी हाथ दिखाई न दे। अंधेरा होते ही पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया। लड़कियां अपने अपने बिस्तर से उठकर इधर उधर होने लगी। बच्चों के रोने की और चीखने की आवाजें आने लगी थी। जो 2-4 टीचर्स वहां रहते थे वो इमरजेंसी लाइट्स ढूंढने में लगे थे, पर डर लाइट जाने का नहीं था। डर उस आवाज का था जो उस अंधेरे को चीरते हुए आई थी। वही वॉशरूम वाला एरिया, वहां से एक औरत के रोने की आवाज आई थी, बहुत ही भयानक। रोते रोते अचानक से हंसी में बदल जाती, एक ऐसी भयानक हंसी जो शायद किसी ने पहले नहीं सुनी हो। ये आवाज वही थी जो ठीक 5 साल पहले हवन के वक्त आई थी। उस औरत की खोखली हंसी पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी। टीचर्स और वार्डन टीचर्स और वार्डन ने डरते हुए बच्चों को एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया। सबकी गिनती की जा रही थी। तभी एक टीचर की सांस अटक गई। उन्होंने नोटिस किया कि गिनती में एक बच्ची कम है, रूहानी। रूहानी वहां से गायब थी। टीचर पागलों की तरह उसे कॉरिडोर की हर तरफ खोजने लगे थे। तभी एक टीचर ने अपनी टॉर्च की रोशनी टेरिस की तरफ मारी, और जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह कपा दी। हॉस्टल के सबसे ऊपर, टेरिस के बिल्कुल किनारे पर, जहां कोई बाउंड्री वॉल भी नहीं थी, वहां रूहानी खड़ी थी। वो टेरिस पर कहां से और कैसे पहुंची किसी को नहीं पता था, क्योंकि टेरिस का दरवाजा तो बाहर से बंद किया गया था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि रूहानी वहां अकेले नहीं खड़ी थी। वो अंधेरे में किसी से बात कर रही थी और हंस रही थी। उसकी आवाजें नीचे तक आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे आगे की तरफ खींच रही हो। एक और कदम होता और रूहानी सीधा तीसरे फ्लोर से नीचे जमीन पर गिरती। टीचर्स और 2 गार्ड्स जल्दी से दौड़ते हुए टेरिस पर पहुंचे। दरवाजा का लॉक तोड़ा गया। ठीक उस सेकंड
जब रूहानी हवा में अपने आखिरी कदम रखने ही वाली थी कि टीचर ने उसे पीछे से पकड़ लिया। दोनों के दोनों जमीन पर गिरे। जैसे ही टीचर ने रूहानी को देखा तो उसकी आंखें एकदम सफेद थी और उसके मुंह से वही औरत की आवाज में एक आखिरी चीख निकली और रूहानी बेहोश हो गई। उसकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ चुकी थी। उसे तुरंत उठाकर मेडिकल रूम ले जाया गया। पूरा हॉस्टल उस रात जागता रहा। किसी की हिम्मत नहीं हुई आंखें बंद करने की। जब सुबह हुई तो वहां मौजूद सभी का डर थोड़ा कम हुआ। रूहानी को होश आ चुका था। जब टीचर्स उसके पास गए तो हैरानी की बात यह थी कि रूहानी एकदम नॉर्मल थी। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। उसने मासूमियत से पूछा कि मैं मेडिकल रूम में कैसे आई, पर असली खौफ तो हॉस्टल में इंतजार कर रहा था। जब बाकी लड़कियां अपने अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो उन्होंने देखा कि हॉस्टल के हर एक रूम के बाहर दीवारों पर और फ्लोर पर बहुत ही बड़े बड़े पंजों के निशान बने हुए हैं। किसी जानवर के नहीं बल्कि किसी विशाल असभ्य आकार के पंजे। उन काले जले हुए पंजों के निशान के बीच में एक छोटे बच्चे के खून से सने हुए पैरों के निशान थे। टीचर्स ने सफाई कर्मियों को बुलाया। सफाई कर्मियों ने उन सारे निशानों को पानी से, एसिड से, ब्रश से धोने की काफी कोशिश की, पर वो निशान मिट ही नहीं रहे थे। वो दीवार में इस कदर छप गए थे जैसे किसी ने उन्हें आग से जलाकर उकेड़ दिया हो। मैनेजमेंट को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। ये कोई बच्चों की शैतानी या वहम नहीं था। ये 5 साल पुराना वो श्राप था जिसने इस बार 6th क्लास की रूहानी को अपना शिकार बनाया था। वो आत्मा अपना वादा पूरा करने आई थी। बिना किसी देर किए शहर के सबसे बड़े तांत्रिक को बुलाया गया। उस दिन स्कूल की छुट्टी कर दी गई। हॉस्टल के उस आखिरी कॉरिडोर में एक महापूजा का आयोजन किया गया। रूहानी को उस हवन के घेरे के बीचों बीच बिठाया गया। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र पढ़ता जाता तो रूहानी भी तड़पने लगती। रूहानी बहुत तड़प रही थी। रूहानी के मुंह से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। वो कभी चीखती, कभी चिल्लाती, कभी रोती तो कभी हंसती। तांत्रिक ने एक पवित्र भस्म अपने हाथ में लिया और रूहानी के माथे पर लगाया और कड़ी आवाज में तांत्रिक ने पूछा, कौन हो तुम और इस मासूम बच्चे के जान के पीछे क्यों पड़ी हो? क्या चाहिए तुझे? अचानक हवन की आंख और तेज हो गई। रूहानी की गर्दन झुक गई और जब उसने सर उठाया तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पर आवाज एक बच्ची की नहीं थी। आवाज एक ऐसी औरत की थी जिसका दिल बरसों पहले बुरी तरह से तोड़ दिया गया हो। उस औरत ने रूहानी के मुंह से दबे हुए दर्द के साथ रोते हुए कहा, इन्हें बेटा चाहिए था, केवल बेटा। वहां खड़े टीचर्स और वार्डन की सांसें अटक गई। तांत्रिक ने फिर पूछा, किसे किसे बेटा चाहिए था? रूहानी के अंदर से वो आत्मा जोर से चीखी, ऐसी चीख जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर जाएं। तांत्रिक भी 2 कदम पीछे हो गया। मेरे ससुराल वालों को बरसों पहले जिस जमीन पर आज ये इमारत बनी है वहां मेरा कच्चा घर हुआ करता था। जब मेरी पहली बेटी हुई उन्होंने ताने मार मार कर मेरी जान निकाल ली और 5 साल बाद मेरी दूसरी बेटी ने जन्म लिया तो उन दरिंदों ने मेरे सामने मेरी दोनों मासूम बेटियों का गला घोंटकर इसी जमीन में दफन कर दिया। इनकी किताबों में बेटियों के जीने का कोई हक नहीं था। कॉरिडोर में खड़े कुछ फीमेल टीचर्स की आंखों में आंसू आ गए। माहौल अब डर का नहीं बल्कि गहरा सन्नाटा और दुख में बदल चुका था। आत्मा ने आगे कहा, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं जी सकती थी। मैंने भी उस घर की चौखट पर सर पटक पटक के अपनी जान दे दी। जब इन्होंने इस जमीन पर ये इमारत बनाई तो मेरी सोई हुई ममता जाग गई। मैं देखती थी यहाँ कितनी सारी बेटियां हैं, पर ये समाज, ये दरिंदा समाज इन्हें यहाँ भी चैन से जीने नहीं देगा। अगर इन लोगों को बेटियां नहीं चाहिए तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मेरी बेटियां हमेशा सुरक्षित रहेंगी। मुझे इनके साथ खेलना है। तांत्रिक की आंखों में भी एक पल के लिए नमी आ गई थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर तुम जो कर रही हो वो मौत है, जिंदगी नहीं। तुम्हारी बेटियां अब इस दुनिया में नहीं है और तुम इन लड़कियों की आयु पूरी होने से पहले नहीं ले जा सकती। इन्हें अपने
सपने पूरे करने दो। आत्मा बहुत जोर जोर से रोने लगी। वो अपनी बेटियों के खोने का सच हजम नहीं कर पा रही थी। तांत्रिक ने आहुतियाँ देना शुरू की और उस आत्मा से वादा किया कि वो उसे मुक्त करने का रास्ता दिखाएगा। जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र पढ़ते जा रहे थे, वो आत्मा भी धीरे धीरे शांत होने लगी थी। आखिरी बार रूहानी ने अपने हाथों से अपना चेहरा छुआ, जैसे किसी बच्ची को आखिरी बार दुलार कर रही हो। और फिर एक जोर की हवा का झोंका आया। हवन की आंख शांत हो गई और रूहानी वहीं पर बेहोश हो गई। वो आत्मा हमेशा के लिए जा चुकी थी। उस दीवार पर जो काले पंजे छोटे बच्चे के पैरों के निशान थे, वो अब धुंधले हो गए थे। रूहानी अब ठीक हो चुकी थी। उसके पेरेंट्स उसे अगले दिन ही वहां से ले गए और उस गर्ल्स हॉस्टल में कभी भी लड़कियों ने डर महसूस नहीं किया, क्योंकि अब वहां कोई भटकती हुई आत्मा नहीं थी जिसे आखिरकार शांति मिल गई थी। दोस्तों, ये कहानी उस सच का प्रतीक है कि जिन दीवारों को हम सुरक्षित घर मानते हैं, जरूरी नहीं कि वहां हम अकेले हों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अंधेरा अभी बाकी है और ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो मुझे अभी और सुनानी। मिलते हैं आपसे एक और भयानक कहानी के साथ। तब तक के लिए रात को अकेले वॉशरूम जाने से पहले अपना कॉरिडोर जरूर देख लेना।